मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल या सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल हो गया था, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक हो गया था। उसके बाद कोल्बे हो गया था, जिसमें आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। फिर रिमर था, उसमें सैलिसल्डिहाइड बनता था। फिर फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से उसमें आपका बेंजीन बनता था। फिर ऑक्सीडेशन करवाते थे तो आपका बेंजोक्विनोन बनता था। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद आप बगल वाले पेज पे आओगे तो आपको मिलेगा सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स हैं, एक है आपका मेथनॉल, एक है आपका एथेनॉल। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ लो। और बस 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 वही है। चलो, मेथनॉल एंड एथेनॉल आर अमंग द टू कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट। कॉमर्शियली का मतलब होता है थोड़े बड़े स्तर पे बेचने जैसे, लेबोरेटरी नहीं है, आप उसको बाहर से खरीद के बेच सकते हो भारी मात्रा में, उसका मतलब होता है कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली। मेथनॉल, पहला है आपका मेथनॉल, दैट इज CH3OH, इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, पहला पॉइंट। प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, सेकंड पॉइंट। Today, most of the methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature in the presence of zinc oxide and chromium oxide. तो जो नीचे रिएक्शन दिया है आपको CO, that is carbon monoxide, H2, जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में 200 से 300 टेम्परेचर, 573 से 673 टेम्परेचर, वो आपका मेथनॉल डायरेक्ट बना देगा। डायरेक्ट रिएक्शन याद रखो, हो सकता है उसमें कोई भी एक्स करके या कोई भी पोर्शन गायब कर देगा, वो कहेगा कि यहाँ पे कौन है। जैसे MCQ में देना होगा तो वो दे देगा CO+H2 ZnO, फिर डैश करके वो वहां x कर देगा या क्वेश्चन मार्क, फिर लिख देगा कि व्हाट इज x इन दिस इक्वेशन। अब वो चार ऑप्शन दे देगा x क्या है, तो इसीलिए रिएक्शन में क्या क्या यूज हुआ है सब याद रखना है। मेथनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एज इट इज, बॉइल्स एट 337 केल्विन, हाईली पॉइजनस इन नेचर। मेथनॉल को आप पी नहीं सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेथनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस, अगर बहुत छोटी मात्रा में भी ये चला गया, कम मात्रा में, तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, और अगर आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो ये डेथ का भी कारण बन सकता है। मेथनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। पेंट में यूज करते हैं, वार्निशेस में यूज करते हैं, चमक के लिए यूज करते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड बनाने को यूज करते हैं। अच्छा, ज्यादा पीने से इसमें मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि शायद आपको याद होगा इसी चैप्टर में आपको बताया गया था मेथनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल में सिर्फ मेथनॉल ही ऐसा है जिसकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है, एक्सेप्शन था ये, बाकी कोई नहीं है। तो मेथनॉल ज्यादा पी लिए तो फिर निपट जाओगे। सेकेंड कंपाउंड है आपका एथेनॉल। एथेनॉल ही पूरे शराब के खानदान में इकलौता यही 2 कार्बन का एथेनॉल है जिसे आप सिर्फ पी सकते हो, बाकी कोई पी नहीं सकते हो। मेथेनॉल पियोगे तो निपट जाओगे, उसके अलावा एथेनॉल पियोगे तो जिंदा रहोगे, बाकी कोई और पियोगे तो मरोगे तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा बॉडी पे। तो पीने वाला तो शराब सिर्फ आपका एथेनॉल ही होता है, 2 कार्बन वाला, दैट इज C2H5OH। ऑब्टेन कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। जब किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या सफिशिएंट होता है तो उसको एरोबिक बोलते हैं, जब इनसफिशिएंट हो जाता है तो उसको एनारोबिक बोलते हैं। और जब वो एनारोबिक रिस्पायरेशन बैक्टीरिया या ईस्ट में होता है तो बस उसी का नाम चेंज करके फर्मेंटेशन कर देते हैं। The oldest method is from sugar, सबसे पुराना तरीका है शुगर से बनाने का। आज भी लोग गांव में देसी शराब बनाते हैं इन्हीं सबसे। अब क्योंकि सुना होगा देसी शराब बनाए पिए लोग, कुछ लोग निपट भी गए। उसका एक पर्टिकुलर रीजन ही होता है कि जहां पे वो शराब बनती है वहां पे हाइजीन नहीं होता है, वहां बहुत सारे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े सब भी रहते हैं, तो वो सब भी वहां पड़ने के चांसेस होते हैं, वो इन्फेक्शन उनके शराब में फैल जाती है। इसके बाद वो पीने के बाद वो, अब जो ब्रांडेड शराब होती है भाई, वो बनती है फिर पैक होती है, वो सील्ड पैक रहता है, वो तो नहीं। इसीलिए ज्यादातर शराब पीने के बाद एडमिट देसी वाला ही होता है, क्योंकि वो जिस जगह जिस लोकेशन में बनता है वो लोकेशन हाइजीन नहीं होती है, इसीलिए ज्यादातर देसी शराब पीने के बाद लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं। द शुगर इन मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, सबसे पहले मोलासेस, शुगर केन जो फ्रूट ग्रेप्स होता है उसमें जो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है।
ब्रैकेट में एक चीज लिखा है, बोथ हैव द फॉर्मूला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन तब ये डिफरेंट कैसे हो, कैसे पता चलेगा कि अलग है? बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाए थे, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में एक चीज डिफर करती है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो जनरल फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन है। In the presence of enzyme that is invertase, glucose and fructose undergo fermentation in the presence of another enzyme that is zymase, which is found in yeast. आपको क्या करना है, आप सुक्रोज का रिएक्शन पानी के साथ करा दो in the presence of invertase, तो सबसे पहले वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, उसमें फिर ग्लूकोज को उठाइए और उसको ट्रीट कर दीजिए जाइमेज के साथ, तो वो आपको ट्रीट कर देगा, अल्कोहल बना के आपको दे देगा। सही 2 स्टेप का प्रोसेस है। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। जब जहां वाइन बनती है उसमें ज्यादातर वाइन में अंगूर ही ज्यादा होता है, ठीक है, शुगर के और ईस्ट के लिए। As grapes ripen, जैसे जैसे अंगूर पकता है, the quantity of sugar increases as it is, and yeast grow on the outer skin. जैसे जैसे अंगूर पकता है वैसे वैसे उस अंगूर पर क्या जमने लगता है, ईस्ट डेवलप करने लगता है, और वही ईस्ट उस अंगूर को धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा होता है वाइन में, ठीक है। बाकी आप अपनी देख रेख में करोगे तो और अच्छे से कन्वर्ट करेगा। When grapes are crushed, जब ग्रेप्स को आप मसलते हैं, sugar and the enzyme come in contact and fermentation as it is। भाई देखो, आपका जो अंगूर है वो बहुत ज्यादा पक गया तो उसके सरफेस पे ईस्ट लगना स्टार्ट हो गया, आप सारे अंगूर को तोड़ लो, उसके बाद सारे अंगूर को एक साथ क्रस्ट कर दो, तो जो ईस्ट है और जो अंगूर है वो सब आपस में एक दूसरे में मिल गए, तो शुगर और वो ईस्ट मिल गए, तो आपस में वो सब शुरू किया, फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। जब आप उसको जबरदस्ती अंदर तक मिला दोगे, फर्मेंटेशन शुरू हो गया, कुछ देर के बाद आपको मिल जाएगा। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन, वो मैं थोड़ा पहले बता दिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ना लिखिए आप, इनसफिशिएंट लिखिए, एब्सेंस आप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एयर के एब्सेंस में फिर वो कोई चीज नहीं हो सकती है, तो एब्सेंस की जगह इनसफिशिएंट रखो, ज्यादा प्रेमेबल पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है, ये तो 7th 8th की चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है जब फर्मेंटेशन होता है। The action of zymase is inhibited once the percentage of alcohol formed exceed 40%। अब इसमें एक लिमिटेशन है, जाइमेज अपना काम तब रोक देता है जब अल्कोहल का परसेंटेज 14 से ज्यादा हो जाता है। मतलब आप जहां जाइमेज लेके अल्कोहल बना रहे होंगे, अगर उस बीकर में उस डिवाइस में अगर अल्कोहल का परसेंटेज 14% से ज्यादा हुआ तो जाइमेज अपना काम रोक देगा तुरंत। मतलब कि आपको उस कंटेनर में से अल्कोहल बाहर निकालिए, फिर से खाली करिए और उसके बाद फिर से बनवाइए, तब जाइमेज काम करना। मतलब जाइमेज का मैक्सिमम पोटेंशियल 14% है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब वही है ना, एमसीक्यू पूछेगा, द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ जाइमेज एंजाइम व्हिच इज रिड्यूस्ड टू एन अल्कोहल इज, वो 14%, 10%, 12%, 18%, खोजा करो ये कहां था एनसीईआरटी में, तो है, छोटी छोटी चीजें हैं ये। If air gets into fermentation mixture, the oxygen of air oxidizes ethanol to ethanoic, which is turned into destroy the taste of alcoholic। इस बात का ध्यान देना है आपको कि फर्मेंटेशन करते समय ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन उसमें ना इंटर कर पाए, क्योंकि अगर फर्मेंटेशन कर रहे हो, आपको शायद दिमाग, आप बायो वाला पढ़े होगे चैप्टर, तो बायो वाले में एक है, वहां सीवेज वाला जिसमें है, बायो वाले में है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है, जब वहां भी करवाया गया है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, बेवरेजेस बनवाना, वहां भी सेम है, डिस्टिलेशन करके अल्कोहल वाइन बनाते हो, बायो में पढ़ाया गया है। तो जब आप भरते हो तो कंटेनर पैक्ड करते हो, ये जो काम फर्मेंटेशन आप कर रहे हो, बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, उस कंटेनर को पैक रखते हैं। कंटेनर में कहीं से हवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर कंटेनर में कहीं से हवा घुस गई अंदर तो वो जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एथेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एथेनॉल का ऑक्सीडाइज हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, और अल्कोहल का पूरा टेस्ट, ड्रिंकिंग वाला टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एथेनॉल जहां जिस कंटेनर में बन रहा हो वहां ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर का एयर पास नहीं करना चाहिए। Ethanol is a colorless liquid boiled at 351 Kelvin. It is used as a solvent in paint industry, ठीक है, and in the preparation number of carbon compounds, ठीक है। The commercial alcohol is made unfit for drinking
by mixing it copper sulfate, that is to give color, and pyridine, that is foul smell. It is known as denaturation of alcohol. होता क्या है, क्योंकि एथेनॉल ही पीने वाला है। क्लास 10th में आपका केमिस्ट्री में कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर में भी दो कंपाउंड थे, एक था एथेनॉल, एक था एथेनोइक एसिड। तो होता क्या था, क्लास 10th में पूछा जाता था, क्लास 10th के साइंस के पेपर में आता भी है ये चीज, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। क्या है, अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। जब गवर्नमेंट अल्कोहल सप्लाई करती थी तो अल्कोहल एज अ मेडिसिन और या एज अ सॉल्वेंट के तौर पे होता था, लेकिन क्योंकि वो पीने वाला होता था तो लोग उसको पीने लगते थे, तो टाइम से पहले ही खत्म हो जा रहा था वो, तो खर्चा बहुत बढ़ रहा है। अभी भेजा अगर 50 लीटर भेजे तो इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया वो। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसा करो कि इसको पीने लायक ही ना छोड़ो, काम तो करे लेकिन इसको पी ना पाओ। तो अब ये सोचा क्या कि ऐसा क्या करें, तो एथेनॉल क्योंकि पीने वाला था, उसमें कुछ ऐसा मिलाओ कि मिलाने के बाद भी उसका सिर्फ पीने वाला नेचर जाए, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज का एक भी नेचर ना जाए। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सटर्नली 2 से 3 चीजें मिला दी पीने वाले शराब में, डेट इज एथेनॉल में। या तो आप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, ब्लू कलर का होता है, या तो आप पिरिडीन डाल दीजिए। इन दोनों के डालने से, दोनों में से कोई भी अगर आप डाल देते हो तो एथेनॉल का पीने वाला नेचर गायब हो जाएगा, मतलब अब आप उसको पी नहीं सकते हो। तो क्योंकि इन दो सब्सटेंस के डालने के बाद उस अल्कोहल, पीने वाले अल्कोहल का नेचर चला गया, दैट्स व्हाई जो अल्कोहल अब बन के निकला है उस अल्कोहल का नाम रखा गया डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब डीनेचुरेशन का मतलब उसका नेचर निकल गया। डी कहां लगता है, डी का मतलब निकलना, तो उसका नेचर चला गया, पीने लायक नहीं बचा हुआ। नाउ डेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एथेनॉल्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एथीन। बहुत सारे अल्कोहल अब एथीन के हाइड्रेशन से भी बन रहे हैं, जो कि आपने पीछे किया है, मैकेनिक्स के साथ आपने किया था, ठीक है। बगल में थोड़ा सा वो भी दिया है, जैसे बच्चे ये सब छोड़ देते हैं, ये सब ही वही पॉइंट है जहां से पेपर हार्ड होने के चांसेस बचते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं जाएंगे, क्वेश्चन वो वहां से पुट कर लेंगे, फिर वही पेपर हार्ड हो जाता है। इंजेक्शन ऑफ एथेनॉल एक्ट्स ऑन सीएनएस। जब आप शराब पीते हो तो वो आपके सीएनएस पर अट्रैक्ट करता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस में 2 लोग आते हैं, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 लोग आते हैं। इन मॉडरेट अमाउंट, अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में शराब पीते हो, इट अफेक्ट जजमेंट एंड लोअर इनहिबिशन। अगर थोड़ी मात्रा में आप पीते हो तो जजमेंट करेक्ट नहीं होगा, जैसे वो होता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पियोगे तो चक्कर आना स्टार्ट होगा, थोड़ा आपको धुंधला दिखना होगा, वो आप थोड़ा क्लियरिफाई नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल चीजें सामने क्या है, कितनी है, वो चक्कर जैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। हायर कंसेंट्रेशन कॉज नॉजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ज्यादा पी लोगे तो फिर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, या तो फिर आप किसी नाले में मिलोगे, या तो फिर आप रोड पे पड़े मिलोगे, ठीक है, आसमान को देखते हुए। Even at higher concentration, it interferes with spontaneous respiration and can be fatal. अगर आपने बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन कर लिया तो ये आपकी जान को भी जा सकती है, उस जान को भी ले सकता है। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका बचता है, इसको कराते हैं। 2 कायदे देखा जाए तो ये 1 दिन लगेगा और 1 दिन में खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे कल ही खत्म कर दें इसको। लास्ट टॉपिक है आपका ईथर, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, ईथर बेसिकली इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ईथर को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो ROR, ये है आपका ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसके नाम के लिए अगर आपको इसका नाम लिखना है तो इसके नाम के लिए लिखा जाता है एल्कोक्सी, एल्केन। ये नाम लिखने का इसका सफिक्स यूज करते हैं, आपको यही लिखना होता है, ठीक है। चलो, पहला है आप R की जगह CH3 रखो, तो R की जगह CH3OCH3, ये हो गया। अब इसका 2 नाम, सबसे पहले क्या है कि आपका दोनों CH3 है, तो 2 CH3 है तो CH3 को आप लिखते हो मेथिल, और क्योंकि 2 हैं तो आगे लिखोगे आप डाई, तो डाई मेथिल। बाकी जनरल फॉर्मूला ये ईथर का है, तो ये हो गया डाई मेथिल ईथर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आपको नाम लिखना है IUPAC, तो अब समझो IUPAC कैसे लिखना है। ये ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जाएगा उसी के साथ एल्कोक्सी लिखना होता है, क्योंकि ऑक्सी वर्ड इसीलिए लगा ही है,
ऑक्सी उसके साथ लगेगा जिसके साथ कार्बन ऑक्सीजन जाएगा। तो मान ले रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया, हम मान ले रहे हैं टूट गया, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला गया। तो जब इस कार्बन के पास वो चला गया तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथ। तो ये एल्क का मतलब ही है, वर्ड रूट दे रहा है वो, तो ये हो गया मेथ। और इसी एक कार्बन की तरफ ही ऑक्सीजन गया है, तो ये हो गया मेथॉक्सी। और एक कार्बन है तो ये हो गया मीथेन, ये हो गया उसका आईयूपीएसी। सेकंड आता है, अगर हम 2 कार्बन रख दें तो ये हो जाएगा C2H5 ऑक्सीजन C2H5। इसको लिखना हो अगर तो वही है, एथिल है ये, तो क्योंकि 2 है तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर, ये हो गया। और अगर नाम लिखना हो तो क्योंकि किसी एक तरफ का बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है, तो क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इसीलिए इसका नाम हो गया एथॉक्सी। और क्योंकि उधर भी 2 कार्बन था तो ये हो गया एथॉक्सी इथेन। ये तो हो गया सेम से। अच्छा, ये जो दोनों कंपाउंड हैं दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। ये आपके सिमेट्रिकल ईथर हैं क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अब आता है अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर एक तरफ आप CH3 रख देते हो फिर O, और एक तरफ आप C2H5 रख देते हो, तो इसका नाम कैसे लिखना है? तो ऑक्सीजन उस तरफ जाता है जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, तो जिधर कार्बन एटम कम होंगे उधर भेज दो, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। ये हो गया मेथॉक्सी क्योंकि कार्बन की तरफ ऑक्सीजन गया, बाकी 2 कार्बन के लिए एथ, तो एज इट इज ये हो गया मेथॉक्सी थे। ठीक है, ये आईयूपीएसी था। अच्छा, इसका कॉमन नेम, अब इसका कॉमन नेम देखो। कॉमनली पहले बड़े भाई की शादी होती है फिर छोटे भाई की शादी होती है, तो कॉमनली पहले ये वाला बड़ा है, तो कॉमन नेम लिखते समय पहले बड़े वाले का नाम लिखते हैं। तो बड़े वाला जो है वो है एथिल, उसके बाद लिखते हैं छोटे वाले का, तो छोटा वाला है आपका मेथिल, और उसके बाद हो गया ये ईथर। तो ये आपका कॉमन नेम हो गया, और ये ऊपर वाला आपका आईयूपीएसी हो गया। आईयूपीएसी में ध्यान देना, ऑक्सीजन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। ये जो एग्जांपल है ये आपका अनसिमेट्रिकल का है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अनइक्वल रहेंगे तो उन्हीं को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम, ये आईयूपीएसी, ये कॉमन नेम, ये आईयूपीएसी, और ये लिख दिया आईयूपीएसी, और ये कॉमन। ठीक है, अब बाकी तरफ यहां लिख लेना, ऑक्सीजन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम रहेगा। ठीक है, तो लिखने में इसको लिख लो कहीं। चल, उसके बाद देखो 3 तो वही गया था। चल, चौथा देखो, ये चौथा हो गया आपका C2H5O, और ये हो गया C6H6। अब इसका देखो, ऑक्सीजन उधर जाएगा जिधर कार्बन कम है, तो C2H5 में ऑक्सीजन कम है तो उसको उधर भेज दो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आप लिखोगे एथॉक्सी, और बाकी C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, तो ये हो गया एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर कहीं नंबरिंग के लिए आएगा तो वही एज इट इज रूल आप फॉलो करोगे, CCO C। अगर ऐसे दिया है तो आपको करना है, तो ये मान के चलो ऑक्सीजन को उधर ही भेजना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, मतलब कि ये छूटे बॉन्ड यहीं से अलग होगा, टूटेगा यहीं से। अब आपको करनी है नंबरिंग, तो आप इधर से भी कर लो 1 2, इधर से भी कर लो 1 2 3, तो दूसरे कार्बन पर ईथर वाला बैठा है तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथॉक्सी, लेकिन ये इथॉक्सी दूसरे नंबर पे है तो आप लिखोगे 2 एथॉक्सी, मतलब दूसरे कार्बन पर एथॉक्सी, और बाकी एज इट इज 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप एज इट इज प्रोपेन। ठीक है, तो इसके नॉमिनल बहुत ज्यादा डिफर नहीं आएगा, बहुत कठिन नहीं आता है। ठीक है, सिक्योरिटी में एक दो होगा।
इसकी एक्सरसाइज में ये दिया है, ये तो मैंने करा ही दिया, मतलब एनसीईआरटी से कराया है, 2 एनसीईआरटी में है ही। इसमें एक और दिया है, थोड़ा बड़ा है, CH3 CH2O करके। इसमें दिया है CH3 CH2O, उसके बाद C, फिर C। अब इसका नाम क्या है? एज इट इज वही है, 2 ऑक्सीजन, जिधर ऑक्सीजन उधर जाएगा जिधर कार्बन कम है। अब आती है नॉमेनक्लेचर की, नामकरण नंबरिंग करने की, तो इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरे पे मिलेगा, उससे अच्छा इधर से कर दो दूसरे पे मिल जाएगा, तो 1 2 3 4, तो दूसरे पर वही है, फिर से एथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी। और बाकी 4 कार्बन चेन में है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये इसका नॉर्मल ही आएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर पोर्शन, बाकी तो इसमें दिया नहीं, तक देखते बाद में करा देंगे, दिया नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है आपको ईथर बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो एनसीईआरटी में 2 ही दिया है, 2 ही मेथड दिए हैं, जिनमें से एक नेम्ड रिएक्शन है और एक विदाउट नेम्ड है। तो जो पहला वाला है ईथर बनाने का, जो सबसे पहला तरीका है, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल उठा लीजिए आप, CH3 CH2OH। अब इसमें क्या है, इसमें डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना देते हो, ये थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दोनों में ही आपको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो H2SO4 इसमें भी चाहिए और H2SO4 इसमें भी चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है टेम्परेचर। अगर आपने 443 केल्विन दिया अगर, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका एथीन, 2 कार्बन का एथेनॉल है, तो 400 पे ये बना देगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर आपने इसी को टेम्परेचर दिया 413 केल्विन, तो ये ईथर बनवा देगा तुरंत, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 बॉन्ड O CH2 CH3। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये रिएक्शन, बहुत पूछा जाएगा। दूसरी बात, एक बात याद रखो कि इसमें एथीन बना है, मतलब इसमें एल्कीन बना है, और एल्कीन जहां बनता है तो डेफिनेटली वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन जीत रहा होता है या जीत गया होता है। तो याद रखिएगा, जहां एल्कीन बनेगा वहां एलिमिनेशन जीतेगा, पक्का है। तो यानी कि अगर आपने अपने अल्कोहल को डिहाइड्रेट कराने की कोशिश की इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 443 केल्विन, तो आपका वही कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, और उसी सेम सबस्ट्रेट को अगर आप टेम्परेचर थोड़ा डाउन करके करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। अब यहां से ऐसे जाने का आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए, हम भी हैं, पढ़ाया गया है, विद देयर मैकेनिज्म है। अच्छा, अल्कोहल से एल्कीन एनसीईआरटी समझाई है विद देयर मैकेनिज्म, एल्कीन से अल्कोहल एनसीईआरटी समझाई है विद देयर मैकेनिज्म, अल्कोहल से ईथर समझाई है एनसीईआरटी विद देयर मैकेनिज्म। मतलब कि तीनों मैकेनिज्म है एनसीईआरटी में, और तीनों मैकेनिज्म से कंफ्यूज बच्चे वही लास्ट मोमेंट पर होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने का प्रोसेस है एनसीईआरटी में, वो भी मैकेनिज्म के साथ है, सेम रिवर्स। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का भी प्रोसेस एनसीईआरटी में है और वो भी मैकेनिज्म के साथ है। और अभी जो जस्ट आप पढ़ने वाले हो अल्कोहल से ईथर बनाने का प्रोसेस, ये भी एनसीईआरटी में है और ये भी मैकेनिज्म के साथ है। तो 3 मैकेनिज्म आपको इसमें है इस चैप्टर में, जो कि आपको ध्यान से समझना, समझ आ गया। ठीक, चल अब आपको पहला करवाना है, मतलब जनरली ये बनवाना है मैकेनिज्म का, तो स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ठीक है। चलो, क्या है, एथेनॉल ले लो, CH3 CH2OH और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर 413 केल्विन, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3।
अब ये कैसे बना है, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी समझाई है विद स्टेप्स, तो ध्यान से देखो क्या कैसे करना है। सबसे पहले H2SO4 को आप पहले ब्रेक डाउन करिए। तो H2SO4 अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा और ये बनेगा H प्लस और HSO4-1, ये बन गया। अब आएगा एल्कोहल मैदान में, तो एल्कोहल है CH3CH2OH। ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर। इस लोन पेयर पर क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है, उस पे अटैक कौन करेगा, हाइड्रोजन H प्लस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये H प्लस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। जब ये लोन पेयर पर अटैक करेगा तो CH3CH2OH और इससे एक H और ऐड हो गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब आता है सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि आपका ये बॉन्ड शिफ्टिंग ऑफ्टिंग होगा। तो सेकेंड में CH3CH2OHH। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसके ऊपर प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, तो ये अपना बॉन्ड तोड़वाना चाहेगा, तो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पहले से है तो पॉजिटिव नेगेटिव बन के हो जाएगा न्यूट्रल, और यहां से H2O पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक कर देगा, तो वो इसी स्टेप में लिखवा दिया जाता है CH3CH2OH, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का। अब इसी में सब हो जाएगा। इधर से पहले पानी निकल गया तो ये बचा आपका CH3CH2, और इस CH2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो ये देख रहा है कि इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अटैक कर देगा। तो ये जो कार्बन यहाँ का कार्बन है वो किससे बॉन्ड बनाएगा, डायरेक्ट जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, अपना प्लस गायब कर लिया क्योंकि वो ले लिया। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर, अब ऑक्सीजन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच कर दो, और इसी ऑक्सीजन से ये भी तो इतना हिस्सा अटैच है तो ऑक्सीजन से वो अटैच कर दो, तो ये हो गया CH2CH3। ये एक ही स्टेप में सब हो गया, समझ आया, क्लियर हुआ। अब एज इट इज थर्ड स्टेप में फिर से वही ऑक्सीजन को अपना प्लस गायब करना है, तो ये हो जाएगा CH2CH3O पॉजिटिव, हाइड्रोजन CH2CH3। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, यहां का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, यहां का इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हो जाएंगे न्यूट्रल। 3 2 3, तो यहां हो जाएगा CH3CH2 ऑक्सीजन, और इधर हो जाएगा CH2CH3, और H निकल गया तो H किस फॉर्म में निकल गया, H प्लस के फॉर्म में निकल। इधर जो ऊपर H प्लस यूज किए थे वो वापस तुम H प्लस निकाल दिए, अब ये जो H प्लस है ये इसके साथ वापस कंबाइन हो जाएगा, तो H प्लस के साथ वापस HSO4- कंबाइन, और ये तुम्हारा वापस बन जाएगा। तो H2SO4 दो काम किया, एक तो ये तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट बना, क्योंकि इसने रिएक्शन में से वाटर को रिमूव करवा दिया है, ये इस वाले स्टेप से। तो यहाँ पानी भी निकला है साथ में, ठीक है, यहाँ पानी भी निकला है, तो एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बना, और दूसरा डिहाइड्रेटिंग के साथ साथ जैसे यूज गया वैसे ही बाहर निकल आया, तो कहीं ना कहीं ये एज आ कैटलिस्ट भी यूज किया। ये बन गया आपका, ये यहाँ जो लिखा था ये तो उसे मैकेनिज्म है इसका, एनसीईआरटी में है, दिया है, समझाया है, तो पूछेगा भी। ठीक, चलिए उसके बाद कुछ चीजें बुक में हैं, जो लाइन पैराग्राफ बुक ने लिखा है, पढ़ लो, लिखवाया गया है, नोट्स में है अवेलेबल, एक बार समझा दे रहे हैं, समझो। देखो क्या लिखे,
ये जो रिएक्शंस आपको मैकेनिज्म उन्होंने एक्सप्लेन किया है 3 लाइन में 3 स्टेप में 1 2 3, उसके नीचे लिखा है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वो इसलिए बोले हैं क्योंकि आपने H2SO4 यूज किया था, इसीलिए एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन एल्कीन is also associated with substitution reaction to give an ether। आपने जब एसिडिक हाइड्रेशन किया तो आपको एल्कीन भी मिला, लेकिन जब आपने सब्स्टिट्यूशन करवाया तो आपको ईथर मिल गया। तो आप समझिए कि जब आप अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हो और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो ईथर देगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में वो हमेशा आपको एल्कीन देगा। The method is suitable for the preparation of ether having primary alkyl group only। तो ये इसकी लिमिटेशन है, आप कभी भी इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से सेकेंडरी ईथर और टर्शरी ईथर नहीं बना सकते हैं। आप इस मेथड से हमेशा प्राइमरी ईथर ही बना सकते हैं। The alkyl group should be unhindered and the temperature be kept low। आपको ध्यान रखना है कि एल्किल ग्रुप जो भी आप ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अल्कोहल देखो, अल्कोहल आप लेते हो CH3 CH2OH, तो ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है। आप अगर इसको सेकेंडरी करते हो तो CH3C CH3OH और ये H, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और जब आप टर्शरी ले जाओगे तो CCC और OH, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है। 3 अल्कोहल होने की वजह से हिंड्रेंस ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली नहीं दे पाएगा, वो ईथर नहीं बना पाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। एल्किल ग्रुप ये जो CH3 ये एल्किल ग्रुप, ये जितना भीड़ कम रखोगे उतना प्रॉपर बनेगा। तो अगर आपने ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर आपने इन दोनों को लिया तो इन मेथड से आप ईथर नहीं बना सकते। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सिर्फ तभी काम करता है जब आपका अल्कोहल 1 डिग्री हो और साथ ही साथ टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी ईथर बना पाओगे। कोई रीजन पूछ लिया कि 2 और 3 पे क्यों नहीं बना सकते, तो आप एक रीजन लिख सकते हो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, बड़ा बड़ा ग्रुप है ना, तो वो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी इसमें, इसलिए नहीं बना पाता वो। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर आपने इन दोनों को यूज कर लिया तो ये रिएक्शन ईथर ना बनाने की बजाय ये रिएक्शन एल्कीन पे फेवर कर देगा, एल्कीन बनवा देगा ये। The reaction follow SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary। अगर आपने secondary और tertiary ले लिया तो वो SN1 pathway follow कर देगा। सुनो, अगर secondary और tertiary alcohol लिए तो ये SN1 पाथवे कर देगा, और SN1 का इंटरमीडिएट आपको पता है क्या होता है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जहां SN1 देता है तो ज्यादातर SN1 एलिमिनेशन की बजाय SN1 हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही दिलवाएगा, और सब्स्टिट्यूशन अगर हो गया तो एल्कीन बनने का ईथर बनने का कोई चांस नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे नहीं रुको, सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन बता हो गया, ये एलिमिनेशन दिलवाएगा, तो उस केस में ईथर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखो। वैसे भी कार्बोकेटायन बनता है तो वो कार्बोकेटायन वाला स्टेप थोड़ा सा स्लो माना जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है इसमें कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में वो SN1, और इसमें जो करते हो ना इस वाले में, ये ईथर वाले में 1 डिग्री वाले ईथर में करते हो, ये जाता है SN2 पाथवे। SN2 जाने की वजह से धीरे धीरे आराम से होता है, तभी आपको आपका रिस्पेक्टिव ईथर बन जाता है। जब आप टेम्परेचर लो रखते हो और टेम्परेचर लो रखते हो तो वो SN2 पाथवे फॉलो करता है, टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो वो SN1 पाथवे फॉलो कर लेगा। तो ये एक रीजन है, ध्यान रखिएगा दोनों का अलग, कि इसीलिए कहते हैं टेम्परेचर का रोल बहुत प्ले करता है। टेम्परेचर हाई रखोगे तो वो SN1 उठवा देगा, कार्बोकेटायन एलिमिनेशन करवा देगा, और SN2 रखोगे, टेम्परेचर लो रखोगे तो SN2 ले जाएगा और SN2 से गाड़ी ईथर पे जाएगी। अब वो तो आपके ऊपर है, आप गाड़ी किधर ले जाना चाहते हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर है। टेम्परेचर ज्यादा तो कार्बोकेटायन वो दूसरा बनवा देगा, और एक तो बाकी सेकेंडरी और टर्शरी पे भी डिपेंड करता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ठीक है, वो एनसीईआरटी लिखी है, बाकी उसने लिख दिया है विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। अभी इन दोनों का तो एनसीईआरटी नहीं समझाएगी पूरा। However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful।
मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को जब आप ट्रीट करोगे तो ईथर नहीं बनेगा, अनसक्सेसफुल। क्यों? एज एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, इसलिए क्योंकि एलिमिनेशन जीत जाएगा कम सब्स्टिट्यूशन पर। तो एलिमिनेशन का काम होता है एल्कीन बनवाना, तो वो सब्स्टिट्यूशन पर भारी पड़ जाएगा और वो बनवा देगा तुम्हारा एल्कीन, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एल्कीन आर इजिली फॉर्म, और यही इसी के नाते सेकेंडरी और टर्शरी में एल्कीन बन जाता है। ठीक, उसके बाद है कैन यू प्रिपेयर व्हाई इज बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथिल मेथिल ईथर। तो पहले तो इनका फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर का मतलब है एथिल मतलब C2H5, फिर O और फिर CH3। तो एथिल बड़े वाले का नाम पहले लिखते हैं, फिर छोटे वाले का नाम मेथिल। तो वो कह रहे हैं क्या आपने अभी जो तरीका पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या उस तरीके से आप इनको बना सकते हैं या नहीं? तो आप जरा ध्यान से नहीं बना सकते हो इससे। वो रीजन ये है कि जरा आप जो मैकेनिज्म आप अभी जस्ट पढ़े हैं, मैकेनिज्म में ध्यान दो। CH3CH2OH ही तो ले गए थे और अगले में भी अल्कोहल ही उतरा था, तो अल्कोहल में भी यही फिर CH3CH2 था। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की दोनों किनारे जो कार्बन का संख्या है वो तो सिमेट्रिकल ही है ना। बेसिकली आपको बनाना कौन सा है? अनसिमेट्रिकल। लेकिन जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनाए हो वो कैसा ईथर बना है? वो सिमेट्रिकल बना है। मतलब कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की एक लिमिटेशन भी है कि वो सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकता है हमेशा, वो कभी भी अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाएगा वो। तो 2-3 लिमिटेशन आ गई इनके साथ। पहला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बनाएगा, दोनों तरफ बराबर, जैसे आप अभी आपने बनाया। वो अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकता, पहली दिक्कत। दूसरी, टेम्परेचर डिपेंड, आप 1 डिग्री पे ही ईथर बना पाओगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे आप ईथर नहीं बना पाओगे। अगर अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने चले होगे तो नहीं कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो होगा नो, और उसका रीजन आप दोगे बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक, चलिए सेकेंड मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस। अगला मेथड पढ़ने से पहले हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले में कुछ कमियां थी। उसमें कमियां ये थी कि आप सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते हैं। तो इस पहली कमी को विलियमसन सिंथेसिस दूर कर सकता है। विलियमसन से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आप सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल से ही बना सकते हैं, 2 और 3 नहीं बना सकते, वो ये भी सॉल्व कर दिए। इनके सामने चाहे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, कोई भी अल्कोहल रखो, ये उसको कन्वर्ट कर देंगे, ईथर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनके पास सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 1, 2, 3 वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाली भी सॉल्व हो गई। इट इज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। लैब मेथड है, दोनों बना सकते हैं। In this method, an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. इस रिएक्शन में क्या करते हैं, आप एल्किल हैलाइड लेते हैं, that is alkyl RX हैलाइड। इसका रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, तो RO- इतने को बोलते हैं एल्कोक्साइड, और इसी के साथ आप जोड़ दो सोडियम, तो ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो NaX को लेके बाहर हो जाता है और Na की जगह R बैठ जाता है, तो ये जाता है ROR प्लस NaX, ये आपका बन जाता है। दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। यही है आपका विलियमसन सिंथेसिस। ईथर्स containing substituted alkyl group secondary or tertiary may also be prepared by this method. आप यहां पर सेकेंडरी और टर्शरी भी ले सकते हैं एल्किल हैलाइड, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शरी एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हो। जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर में आपको सिर्फ 1 डिग्री ईथर ही मिलेगा, आपको 2 डिग्री ईथर, 3 डिग्री ईथर पहले वाले मेथड में नहीं मिल सकता। ये दोनों बनाएंगे, ये तीनों बनाएंगे आपको। 1 डिग्री ईथर भी देंगे, 2 डिग्री ईथर भी देंगे, 3 डिग्री ईथर भी, ये तीनों आपको देंगे। सिमेट्रिकल भी देंगे, अनसिमेट्रिकल, ये सब देंगे आपको। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी, आप सेकेंडरी टर्शरी दोनों ले सकते हो। मे आल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस। द रिएक्शन इन्वॉल्व एसेंट टू अटैक
ऑफ एन अल्कोक्साइड आयन विद प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ये इसका रिएक्शन, ये जो पाथवे है ये SN2 फॉलो करता है। अगर ये SN2 फॉलो करता है तो ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि SN1 को करने के लिए 2 स्टेप चाहिए, ठीक है, और SN2 को करने के लिए 1 स्टेप चाहिए, तो वो एक ही स्टेप में आपका कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब समझो, ये एल्किल हैलाइड, सुनो, एल्किल हैलाइड ले लो, तो एल्किल हैलाइड में ले लिए हम CH3Br, ये ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड। अब ध्यान सुनो, मैंने इसको टर्शरी कर दिया, ये R मैंने टर्शरी कर दिया। अब ध्यान से देखना, C इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और इससे ऑक्सीजन और इससे Na, तो टर्शरी हो गया कि नहीं हो गया। अब जब रिएक्शन करवाओगे तो वही सेम पैटर्न, Na किसको लेके बाहर, Br को लेके बाहर, Na जगह खाली, उसकी जगह जाएगी CH3 बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 O और फिर से CH3 और प्लस NaBr, ये बैठ गया। तो इस केस में आप जरा ध्यान से देखो, इसमें आपने एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री लिया, इसको 1 डिग्री लिया है। कुछ लोग कहते हैं जरा आप रिवर्स करिए इसको, अच्छा ये क्या डिग्री था, ये 3 डिग्री था आपका, तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब आप जरा इसको रिवर्स करिए, इसको 3 डिग्री बनाइए जरा, फिर से रिएक्शन कर, इसको 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा C CH3 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 और इससे अटैच हो गया Br प्लस इसको करो 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे CH3ONa प्लस माइनस, ये हो गया 1 डिग्री। अब जब इनके साथ आप कराने जाते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, हमने कराया तो इनका, बट ये ईथर ना दे के ये एल्कीन दे देता है। पहली बात, ये ईथर नहीं देगा आपको, ये जो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको भी मिलेगा वो मिल जाएगा आपको एल्कीन, ईथर नहीं देगा वो। तो आप हमको पहले ये रटवाना है, आप ये समझिए विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड जितना छोटा रखोगे रिएक्शन उतनी आसानी से बनता जाएगा। भूल से भी विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड बड़ा नहीं होना चाहिए, ये छोटा ही रहे, ये प्राइमरी ही रखो, बगल वाले को सेकेंडरी रखो, चाहे टर्शरी रखो, चाहे प्राइमरी रखो, आप उससे मतलब नहीं, लेकिन एल्किल हैलाइड छोटा ही, क्योंकि रिएक्शन सेंटर ही यही है। देखो अगर शायद याद हो, Br एक लीविंग ग्रुप है, कुछ याद है, Br एक लीविंग ग्रुप है, जब तक Br निकलेगा नहीं तब तक CH3 खाली नहीं हो पाएगा, और जब तक ये खाली नहीं होगा वो अटैक नहीं कर पाएगा। Br का निकलना जरूरी है। अगर Br 3 डिग्री में अरेंज हो गया तो 3 डिग्री में भीड़ भाड़ ज्यादा होगी ना, वो तो मैंने यहाँ छोटा में अरेंज कर दिया, लेकिन सोचो जब ये सब स्ट्रक्चर खुलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, Br अंदर हो जाएगा, वो बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और जब Br ही नहीं बाहर निकलेगा तो ये वहां जाके बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया। इतने बड़े स्ट्रक्चर को सोचो, चलो मान भी लिया, क्योंकि Br निकल ही गया, तो Br निकलेगा तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर जाके वहां बैठे प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं मूव कर पाएगा। लेकिन जब 1 डिग्री होता है तो Br निकलता है तो छोटू सा बचता है, वही भन जाके मुंह बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिएक्शन सेंटर तो एल्किल हैलाइड ही है, तो एल्किल हैलाइड जितना छोटा रखोगे ईथर उतना अच्छा बनेगा। तो आपको कोशिश ये रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड 1 डिग्री ही रखिए, छोटा ही रखिए, पड़ोसी वाला रखो बड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन और सोडियम की दोस्ती अच्छी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और सोडियम इनऑर्गेनिक का, तो ये लोग चाह ही रहे जल्दी से बॉन्ड टूटे, कोई आके बैठे, तो बेचारा सोडियम निकल भी जाएगा, तो निकलेगा तो लेके किसको जाएगा यहाँ से, जब Br निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये बड़ा नहीं रखना है, एल्किल हैलाइड आपको बड़ा नहीं रखना, ये छोटा ही रखना है। तो इसीलिए इस मेथड से अगर एल्किल हैलाइड आपका 3 डिग्री हुआ तो वो ईथर ना दे के वो क्या दिलवा देगा, वो एल्कीन दिलवा देगा। समझ आया? तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। बाकी ये जो आपका ये है, ये 2 का काम करेगा। एक तो ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। एक तो ये इसके पास ये भी है, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है,
स्ट्रॉन्ग बेस, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीजन के पास है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऊपर से CH3 प्लस आई ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दो लोग इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। तो ये 2 रीजंस है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको ये लेना है, ठीक है। चलिए ये चेक करो, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया C C C C, और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब समझो होता क्या है, वो आपस में ही सब कर लेंगे। अभी जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर, अच्छा इस कार्बन को मैं आगे बना दे रहा हूं, तो ये कार्बन चला गया आगे, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो 1 2 3 ये हो गया, और इस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, वही सेम काम, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये बगल वाले कार्बन से मांगेगा हमको हाइड्रोजन, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये कहेगा हम देंगे तो, लेकिन दिलवा देंगे तुमको। तो यहां जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करवा देगा, तो जैसे वो शिफ्ट कराएगा तैसे ही हाइड्रोजन खाली हो गया। यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन किस फॉर्म में खाली हो गया? H के फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, और इसमें से यहां से कौन निकलेगा? Na, वो इस Br को पकड़ के पहले बार हो जाएगा, तो साथ में आपका निकल गया NaBr प्लस। जब Na निकल गया तो CH3O, O के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस, और अभी यहां से H+ को निकाल के फ्री कियो तो वो जाके उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो बन जाएगा CH3OH। तो ये हो जाता है, और इस केस में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन जीत जाता है, जिसकी वजह से एल्कीन बना है। ठीक, वो NCERT वही समझाइए, बट मैग्रीन देखे नहीं समझाया। ठीक, ये तो अल्कोहल का हो गया। एक NCERT ने नीचे एक्सप्लेनेशन, मतलब एक रिएक्शन और दिया फेनॉल को लेके, फेनॉल से अगर बनाना होगा तो इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। आप फेनॉल ले लो और सेम फेनॉल का रिएक्शन आप करवा दो कॉस्टिक सोडा के साथ NaOH। तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, HOH लेके बाहर हो जाएगा, यहां बन जाएगा आपका O- और ये बन जाएगा। इस स्पीसीज का नाम होता था सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये हो गया आपका सोडियम फेनॉक्साइड, यहां जाके Na बैठ जाएगा प्लस, बस इस रिएक्शन का कुछ नहीं करना, इसको आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो। तो एल्किल हैलाइड के साथ करोगे तो Na किसको लेके बाहर हो जाएगा? X को, तो NaX बाहर, और Na की जगह खुद जाके R बैठ जाएगा, तो OR, और नीचे बन गया आपका बेंजीन और प्लस NaX। तो ये बन गया आपका ईथर, RO, ये भी तो अपने आप में एक R ही होता है, तो ये बन गया आपका ईथर। ठीक है, अब समझो R को क्या बोलते हैं? एल्किल, तो एल्किल हो गया। और बेंजीन को क्या बोलते हैं? एरिल, और बाकी ये ईथर है, तो इसका नाम होता है एल्किल एरिल ईथर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी, आप पहले से इसमें सब कुछ कर चुके हो। ठीक है, जो उसूल पढ़ते आ रहे हो वही है। ईथर होता है आपका ROR। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादातर वो सॉल्युबिलिटी ही आपसे पूछेंगे और बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे। तो पहली बात, ईथर को जब पानी में डालोगे, जब इसको आप पानी में डिप करोगे, तो पानी में मैंने बताया था कि पानी में डिसॉल्व होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पानी के साथ या तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाइए या तो आप आयोनिक बॉन्ड बनाइए, दोनों में से एक भी बन गया तो पानी में डिसॉल्व है। ईथर के ऑक्सीजन होता है, ईथर में ऑक्सीजन है, तो वो ईथर का ऑक्सीजन पानी के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ईथर पानी में सॉल्युबल होता है, ज्यादा नहीं, स्लाइटली सॉल्युबल है, क्योंकि दोनों बगल वाले जो ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप हैं, ऑर्गेनिक नहीं घुलेगा। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के ईथर जो है 1-2 मेंबर वाले हैं वो घुल जाएंगे, उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज जाएगी। आपसे कोई पूछता है कि ईथर पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पानी के साथ। बस अब कोई और पूछा कि ज्यादा सॉल्युबल है कि कम, कह दो कि ज्यादा नहीं सॉल्युबल, स्टार्टिंग के 1-2 मेंबर सॉल्युबल है, उसके बाद में। ये पहला हो गया। दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट।
सेम रीजन। बॉइलिंग पॉइंट किसका, ईथर का ज्यादा होगा तो कंपेरेबल है ये, ईथर का ज्यादा होगा कि कम, तो सेम रीजन वही है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि ईथर क्या बना कर बैठता है, हाइड्रो, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट। कंपेरेबल में आओगे तो आपके पास मान के चलो आपके पास एल्केन प्रेजेंट है, आपके पास एल्कोहल प्रेजेंट है और आपके पास ईथर प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, क्योंकि आर ओ एच। अब एल्कोहल में क्या है, एल्कोहल का ऑक्सीजन भी किसी के एच के साथ बॉन्ड कर सकता है और उसका एच किसी के ओ के साथ बॉन्ड कर, तो इसके दोनों पार्टीशन का नाम से तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। बट ईथर में प्रॉब्लम क्या है, ईथर में सिर्फ आर और तो बेचारा ओ ही कर पाता है बॉन्ड, बाकी दोनों तो बॉन्डिंग करने नहीं देंगे, तो इसीलिए सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है, फिर उसके बाद ईथर का होता है, सबसे खराब बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन का। अब क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है भाई, इसमें ऑक्सीजन है इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एनसीईआरटी ने 3 कंपाउंड को लेकर एक्सप्लेन किया है। पेंटेन 309.1 एल्केन कम है, इथॉक्सी इथेन 307 और उसके बाद ब्यूटेनॉल 390। अभी देखो पेंटेन का थोड़ा सा ज्यादा किया है वो 309 और ईथर का थोड़ा सा कम किया है 307, 2 पॉइंट कम है। स्टार्टिंग के मेंबर है ना, स्टार्टिंग के मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी और थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही आप ईथर का मेंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे इनकी वो क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनकी बढ़ जाएगी, तो वो ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप ये बोलोगे कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा, उसके बाद ईथर की और देन आफ्टर एल्केन की। The large difference in the boiling point of alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bonding alcohol. ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएगा, What is the basic difference between the boiling points of alcohol and ether? यही क्वेश्चन बनेगा वहां, तो यही आपको लिखना है कि ये जो अल्कोहल और ईथर के बीच में जो लार्ज डिफरेंस आ रहा है पीपी का, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं बनती है। ठीक, ये हो गया। बाकी मिसिबिलिटी मैंने समझा दिया कि सॉल्युबल होता है बट उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होता पानी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर हो गया आपका ROR। अब इधर बॉन्ड तोड़ना है, किसी भी एक तरफ का बॉन्ड तोड़ो। बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता, तो इसके लिए जो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा वो आपको थोड़ा कंडीशन ड्रास्टिक देना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली कंडीशन देनी पड़ेगी। तो इसमें टोटल 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले आप अपने ईथर को, अच्छा दूसरी बात, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। कोई पूछा जाएगा कि ईथर लीस्ट रिएक्टिव है, वो इसलिए क्योंकि जो बेचारा रिएक्शन सेंटर है उसी को दोनों तरफ से घेर के बैठे हो। रिएक्शन सेंटर ऑक्सीजन ही है और दोनों ऑक्सीजन के किनारे बड़े बड़े एल्किल ग्रुप बैठा दिए हो, तो मतलब अब उस तक पहुंचना ही बड़ी मुश्किल बात हो गई है। वही है कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है लेकिन उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये दोनों, तो ये रिएक्शन सेंटर ऑक्सीजन है लेकिन उसके दोनों तरफ आप एल्किल बैठा दिए हो, ये रिएक्शन करने वाले नहीं देगा ये, तो इसीलिए ईथर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है क्योंकि बेचारे का ऑक्सीजन दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है। तो आप ले लो अपना ईथर, दैट इज ROR, इसका रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, वो भी एक्सेस थोड़ा रखो ताकि काम हो जाए। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करोगे, ये एक तरफ का बॉन्ड तोड़ दो, जैसे ही एक तरफ का बॉन्ड तोड़ोगे तो हालांकि ऐसे कर लो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो X के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ O के ऊपर नेगेटिव आएगा तो O के ऊपर नेगेटिव आएगा तो इस पे हमला H कर देगा, ये हो जाएगा ROH प्लस R के ऊपर आएगा पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव, तो ये बन जाएगा RX। अब ये जो रिएक्शन है अल्कोहल, इसको फिर से एक बार एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट कराओ, फिर से वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो ROH प्लस HX, फिर से X के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर माइनस और O के ऊपर नेगेटिव, R के ऊपर पॉजिटिव, तो R के ऊपर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव, ये RX एक साथ कंबाइन हो जाएगा और H और OH आपस में मिलके H2O। तो ये 2 स्टेप में होता है, जब तक आपको आपका एल्किल हैलाइड मिल नहीं जाएगा तब तक आप रिएक्शन करवाते रहिए। एक तो ये इसका फंडा हो गया।
दूसरा फंडा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ओ आर और ये वाला, तो इसका नाम हमने अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था एल्किल, एरिल और ईथर, तो ये नाम दिया था। अब इसमें जरा सा बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम आप क्लियर रखो, बॉन्ड टूटेगा कहां से, जब भी ये कंपाउंड आया एल्किल एरिल ईथर तो हमेशा बॉन्ड यहीं का टूटेगा, एल्किल ऑक्सीजन का बॉन्ड ही टूटेगा। क्यों? वो इसलिए ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, और यहाँ पे देखो नीचे बेंजीन है, नीचे बेंजीन है, ऊपर ऑक्सीजन है, उस पे लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ उतार देगा अपना, और उतार देगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की वजह एक और आ गया, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो इसीलिए जब भी बॉन्ड टूटता है तो O और R के बीच का टूट जाता है पहले। ये बॉन्ड टूटेगा तो एल्किल ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, एरिल ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। वो पूछेगा व्हाई द बॉन्ड इज नॉट क्लीव्ड बिटवीन एरिल एंड ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे बिकॉज देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट बिटवीन एरिल एंड ऑक्सीजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें तो टूटने नहीं देगा वो, तो आपका ये हो जाएगा O और नीचे आ जाएगा बेंजीन, और बाकी O के ऊपर आ जाएगा माइनस, और इधर आपका क्या फ्री हो जाएगा R, जिसको रिएक्शन करना हो जाके रिएक्शन उसके साथ कर लो, इधर ये भी फ्री उधर वो भी फ्री, तो वो नीचे वही आपको समझाए रहे हैं, ठीक है। अब वो HX के साथ करवा रहे हैं, इसको HX के साथ करवा रहे हैं, X के ऊपर माइनस H के ऊपर प्लस, तो प्लस वाला इस पे जाके बैठ जाएगा, OH हो गया, और X माइनस है तो ये इसके साथ बैठ जाएगा, तो ये देखो एल्किल रेड बन गया आपका, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, HX में रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले HI प्रेफर करोगे, फिर HBr प्रेफर करोगे, और फिर HCl प्रेफर करोगे। रीजन सेम वाला ही है, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है तो लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, जल्दी निकल लेगा, तो इसीलिए जितना साइज बड़ा होगा उतना निकलना आसान होगा। तो रिएक्टिविटी लेना होगा तो पहले HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है। ये हो गया आपका हाई टेम्परेचर, साथ में हाई टेम्परेचर रखना काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर ईथर, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। तो आपके पास है O R और बेंजीन, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है आपका लोन पेयर, रिंग से अटैच एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर है तो वो डोनेट कर देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस GOC का लेक्चर है कि ये भी हो, अभी सेम, ये यहाँ उतर जाएगा, ये आगे चला जाएगा, O प्लस R डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, अगले स्टेप में ये यहाँ जाएगा और ये आगे उतर जाएगा, O प्लस R डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, सेम, ये यहाँ उतरेगा, ये इसको वापस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा OR, इसका लोन पेयर इसको वापस मिल गया, और ये डबल बॉन्ड इसको वापस आ गया, ठीक। अब आपको बस एक चीज देखनी है कि जिस पोजीशन पर ऑक्सीजन बैठा है वो पोजीशन है पैरा, उसके बगल वाली पोजीशन, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे आई है, उसके बाद फिर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो पैरा पे, और उसके बाद फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो आई है ऑर्थो पर। और अच्छा, नेगेटिव चार्ज है, आपको करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अभी आएगा सामने से, वो या तो वो ऑर्थो बैठेगा और या तो वो पैरा बैठेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज है, या ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अभी ऑर्थो और पैरा पर ही बैठेगा। समझ आया, ठीक। चलो, तो पहला है आपको उन्होंने दिया है हेलोजिनेशन, तो सबसे पहले इन्होंने हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन में आपके पास OR, ये इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 ब्रोमीन, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड। कुछ नहीं करना है, एक बार Br को ले जाके ऑर्थो पर बैठा दो,
तो एक बार बी आर ऑर्थो पे बैठ गया और प्लस एक बार बी आर आपका पैरा पे बैठ गया, ये यहां बैठ गया, ठीक। तो ये वाला ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हो गया, वो वाला पैरा प्रोडक्ट हो गया। फेनिल एल्किल ईथर अंडरगो यूजुअल हैलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग, ठीक है। एनिसोल, अच्छा वो CH3 बोल दिए तो एनिसोल हो गया। In the presence of ethanoic acid, even in the absence of iron third bromide catalyst, it is due to the activation of benzene ring by methoxy group. Reason क्या है? आपको आयरन थर्ड ब्रोमाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ी इस रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी, ये कंपाउंड ऑलरेडी एक्टिवेट था। इनकी वजह से कंपाउंड पहले से ही एक्टिवेट है, तो आपको आयरन थर्ड ब्रोमाइड की जरूरत ही नहीं पड़ी। नॉर्मल सा हैलोजन, नॉर्मल सा एक वीक एसिड ले लो, काम वो खुद ब खुद करा देगा। और इसमें जो पैरा वाला है वो लगभग 90% बना है, 10% बना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईथर फॉर्म्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एनिसोल, पर्टिकुलर ईथर वो पूछ लेंगे कि उसमें कितना है, तो वो ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कुछ हुआ नहीं है, एल्काइलेशन करते समय इसको CH3 कर लो यहां, एल्काइलेशन करते समय CH3Cl, ये भी CH3 और ये भी CH3। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो Cl पर नेगेटिव, CH3 पर प्लस, यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन Cl को लेके बाहर हो जाएगा, तो एक CH3 एक बार पैरा बैठ जाएगा और एक CH3 एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा। ये क्योंकि एल्किल ग्रुप बैठा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब आप इसी की जगह एसाइलेशन ट्रीट बैठाओगे तो CH3COCl इनको बैठाओगे, सेम काम, Cl लेके निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो OCH3, तो एक बार CH3 ऑर्थो बैठ जाएगा और एक बार आपका COCH3 पैरा बैठ जाएगा, COCH3। तो क्योंकि इसमें ये वाला जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसिल बैठने जाता है, ठीक। तो ये हो गया। तीसरा एंड लास्ट आता है नाइट्रेशन। कर चुके हो, नाइट्रेशन में H2SO4 और HNO3 चाहिए होता है। HNO3 जब टूटेगा तो OH और NO2 ही देगा, करा चुका हूं। NO2 बस वही है, एक बार NO2 ऑर्थो बैठा दो और एक बार NO2 आप पैरा बैठा दो, है, कर चुके हो, बहुत बार किए, ठीक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये हो गया खत्म, ठीक।